आइए देखते हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। सबसे पहले चित्र को समझ लेते हैं। इसमें चित्र में दो स्थितियां प्रदर्शित हैं। दो तार हैं ए बी और सी डी। तो पहली स्थिति में धारा दोनों में एक ही दिशा में अलग अलग धारा है। जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो पहली तार में जब धारा बहती है तो इस धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण दूसरे तार पर बल लगता है। और जब दूसरे तार में धारा बहती है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहले तार पर बल लगता है। तो धारा जब एक ही दिशा में होती है तो बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या आकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार जब धारा विपरीत दिशा में होती है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। मान लेते हैं ए बी और सी डी दो तार हैं जिनके बीच की दूरी r है। इनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तार की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है और इसके कारण उत्पन्न बल F है। तो हम भाषा देखेंगे एक बार। जब परस्पर पास पास रखे दो समांतर चालक तारों में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक तार पर एक बल आरोपित करता है। इस दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। और जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। मान लेते हैं, चित्र सभी बना लेंगे और नोट कर लेंगे। माना दो चालक तार ए बी और सी डी परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। इनमें I1 और I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। हम तार ए बी की धारा I1 के कारण तार सी डी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 की गणना करेंगे। मान लेते हैं यदि तार सी डी अनुपस्थित हो तो एक सीधे तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 हम बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बायो-सेवर्ट का नियम याद था, B बराबर μ0/2π I r। जब धारा I प्रवाहित हो रही थी और उससे यानी कि एक तार था उसमें धारा I थी और उससे स्मॉल r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था तो ये निकल के आया था। ये बायो-सेवर्ट का नियम था। यहाँ पर तार में धारा I1 है और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो कहा गया है ए बी की धारा I1 के कारण तार सी डी में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर होगा μ0/2π I1/r। समीकरण 1 हो जाएगा। जब हम तार ए बी की धारा I1 के कारण सी डी पर यानी कि I1 धारा के कारण सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे तो हम सी डी पर लगने वाला बल भी ज्ञात कर सकते हैं जो पिछले डेरिवेशन से निकलेगा। चूंकि F बराबर IVL sin थीटा था तो चूंकि यहाँ पर I की जगह दूसरे तार की धारा ली जाएगी। ये दूसरे तार पर बल निकाल रहे हैं, अब धारा दूसरे तार की होगी। L तार की लंबाई है और B1 ये हम निकाल चुके हैं, वही मान रख दिया जाएगा। तो F बराबर I2 μ0/2π I1/r L sin थीटा आएगा। चूँकि I2 और B1 की दिशाएं जो हैं वो लंबवत हैं इसलिए थीटा इक्वल 90 sin 90 इक्वल 1 होगा। तो F बराबर आएगा μ0/2π I1I2 L r। अब हमें एकांक लंबाई पर बल चाहिए तो लंबाई का भाग लगा देंगे। इधर भी कैपिटल L का भाग लगेगा और इधर भी लगेगा। तो यहाँ पर F/L LHS में लगाएंगे, इधर L का भाग लेंगे तो L से L कटेगा, बचेगा I1I2/r और U तो बचेगा हो जाए। तो एकांक लंबाई पर बल F/L बराबर μ0/2π I1I2/r। यही पहले तार के कारण दूसरे तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। ठीक इतना ही बल तार सी डी की धारा I2 के कारण ए बी पर लगता है, इसलिए इसकी गणना नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। प्रत्येक
तार पर लगने वाला बल जो कि प्रत्येक एकांक लंबाई पर होगा F बटे एल बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई I1 I2 बटे आर। यदि कभी कभी आता है कि तार में धाराएं समान हैं तो उन्हें I मान लेते हैं, तब बल यहाँ पर I1 की जगह भी I होगा, I2 की जगह भी I होगा, इसलिए I इंटू आई बराबर I स्क्वायर हो जाएगा। जब तार में समान धाराएं होती हैं तो लगने वाले एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बटे एल बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई इंटू आई स्क्वायर बटे आर होता है। ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तैयार कर लें।